हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आपका भाई संजय रामफल। करते हैं देश विदेश भारत हरियाणा में तमाम अहम खबरें क्या थी, डालते हैं एक नजर। 2 मई 2024 को वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है। इस तिथि पर घनिष्ठा नक्षत्र और शुक्ल योग का सहयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो बुधवार को कोई अभिजीत मुहूर्त 11:54 से 12:42 तक है। हरियाणा राज्य में मौसम 4 मई तक खुश्क रहने की संभावना। मौसम पूर्वानुमान। हरियाणा राज्य में मौसम आमतौर पर 4 मई तक खुश्क रहने तथा दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान बीच बीच में हल्की गति से हवाएं चलने की संभावना है। इस दौरान रात्रि तापमान में हल्की गिरावट होने की संभावना है, परंतु एक पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 4 मई रात्रि को मौसम बदलाव संभावित है, जिसमें देर रात्रि 5 मई हवाएं गर्ज के साथ बूंदाबांदी हल्की बारिश की संभावना बन रही है। राजधानी दिल्ली एनसीआर के लोगों को जल्द ही भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग द्वारा फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अनुसार अगले 3 दिन तक दिल्ली एनसीआर इलाकों में 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इस दौरान दिल्ली का अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 3 मई तक दिल्ली एनसीआर में लू नहीं चलेंगी। 32 वर्षीय अनुज थापन, जो बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के निवास स्थान के बाहर हुई गोलीबारी में शामिल थे, पुलिस लॉकअप में मृत पाए गए। उन्होंने कथित तौर पर शौचालय में खुद को बेडशीट से लटका लिया था। थापन को जोड़े अस्पताल में ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उन्हें मृत घोषित किया गया। आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में एक आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट दर्ज की जानी है। इससे पहले थापन 14 अप्रैल की घटना के लिए हथियारों की आपूर्ति करने के लिए अन्य लोगों के साथ महाराष्ट्र नियंत्रण के अंतर्गत संगठित अपराध अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया था। 10 देशों के 18 राजनीतिक पार्टियों ने प्रतिनिधि भारतीय लोकसभा चुनाव का अवलोकन करने के लिए भारत आए हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आमंत्रित ये प्रतिनिधि भाजपा के शीर्ष नेताओं जैसे कि अध्यक्ष जेपी नड्डा और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलेंगे। इस दौरान वे भाजपा की प्रचार रणनीति और चुनावी प्रतिक्रिया की जानकारी हासिल करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, बांग्लादेश, इजराइल, युगांडा, तंजानिया, रूस, श्रीलंका, मॉरिशस और नेपाल की पार्टियां इसमें भाग ले रही हैं। बुधवार को वो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलेंगे। यह पहल भाजपा के नो भाजपा वैश्विक पहुंच अभियान का हिस्सा है, जिसे नड्डा ने पिछले वर्ष पार्टी के 43वें स्थापना दिवस पर शुरू किया था, जैसा कि भाजपा के विदेश मामलों के विभाग के प्रमुख विजय चौथाईवाल ने बताया। मध्य प्रदेश से कांग्रेस पार्टी के 6 बार के विधायक रामनिवास रावत ने एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। यह परिवर्तन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के एक बड़ा झटका है। रावत का भाजपा में समावेश मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की उपस्थिति में औपचारिक रूप से हुआ, जिससे राज्य की राजनीतिक तस्वीर में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने कुणाल घोष को राज्य संगठन के महासचिव पद से बर्खास्त कर दिया। यह कदम घोष द्वारा पार्टी के आधिकारिक विचारों से मेल न खाने वाले बयान देने पर उठाया गया। टीएमसी ने स्पष्ट किया कि घोष के विचार उनके निजी और पार्टी के रूप को प्रतिबिंबित नहीं करते। पार्टी का दावा है कि केवल अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस मुख्यालय से जारी घोषणा ही पार्टी के असली रूप को दर्शाती है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों अमेठी और रायबरेली के अपने उम्मीदवारों का नाम जल्द ही सार्वजनिक करने वाली है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अंतिम निर्णय लेने की मंजूरी दे दी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के अनुसार यह निर्णय अगले 24 से 30 घंटों में जनता के साथ साझा किया जाएगा। इस घोषणा में देरी के बारे में पूछे जाने पर रमेश ने भाजपा की स्थिति की तुलना करते हुए आत्मविश्वास से कहा कि क्या उन्होंने रायबरेली के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा की है। इससे यह संकेत मिलता है कि चिंता की कोई बात नहीं है।
मेनका गांधी ने सुल्तानपुर लोकसभा सीट से बुधवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने एक रोड शो के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने नामांकन पेश किया। इस दौरान निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद और अपना दल के नेता आशीष पटेल भी उनके साथ थे। मेनका गांधी ने कहा कि वह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत और अधिक घर उपलब्ध कराना चाहती हैं। बीजिंग से INS की रिपोर्ट के अनुसार चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने 2023 की पहली तिमाही में चीन का सेवा व्यापार बढ़ाकर 18 खरब से 16 अरब 74 करोड़ हो गया है, जो पिछले साल की तुलना में 14.7% था। ज्ञान गहन सेवाओं का व्यापार 5.6% बढ़ा, जबकि यात्रा सेवाओं का 42 पॉइंट भारी वृद्धि हुई, जिससे यह सेवा व्यापार का सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया। पश्चिमी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के राज्य महासचिव कुणाल घोष ने भाजपा उम्मीदवार तापस राय की प्रशंसा की, जिसके बाद उन्हें पार्टी महासचिव पद से हटा दिया गया। तृणमूल के राष्ट्रीय प्रवक्ता डेरेके ने बयान जारी करके कहा कि घोष के विचार पार्टी लाइन मेल नहीं खाती और उनकी निजी राय है। घोष ने रक्तदान शिविर में राय के साथ मंच साझा किया था और उन्हें आदर्श उम्मीदवार कहा था। छत्तीसगढ़ की एक रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस उम्मीदवार शिव कुमार डहरिया की तुलना भगवान शिव से करते हुए कहा कि वे भगवान राम को चुनौती दे सकते हैं, जिससे विवाद खड़ा हो गया। खड़गे का यह बयान डहरिया के लिए बीजेपी के खिलाफ सांकेतिक समर्थन था और उन्होंने राजनीतिक में धार्मिक हेरफेर के प्रति चेतावनी दी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इन टिप्पणियों को हिंदू विरोधी बताया और आरोप लगाया कि कांग्रेस हिंदू देवताओं और समाज को राजनीतिक लाभ के लिए बांट रही है। पूनावाला का कहना है कि कांग्रेस को बांटो और राज करो का इतिहास अब देवताओं को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने तक विस्तारित हो गया है और पार्टी के भीतर हिंदू और राम के विरोध का एक पैटर्न आरोपित किया गया है। यह विवाद तब उठा जब छत्तीसगढ़ 7 मई को लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा मात्र 10 वर्षों में दुनिया की सबसे अमीर राजनीतिक पार्टी बन गई। उन्होंने इसकी तुलना कांग्रेस पार्टी के वित्तीय विकास से की, जो 70 वर्षों में भाजपा के बराबर नहीं हो पाया। असम में धुबरी के एक चुनावी कार्यक्रम में बोलते हुए प्रियंका ने भाजपा पर लोगों के कल्याण से ज्यादा अपने स्वार्थ को आगे रखने का भी आरोप लगाया। बुधवार की सुबह दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लगभग 100 स्कूलों में बम की धमकी भरे ईमेल्स आने के डर का माहौल बन गया। इन धमकियों में कम से कम 5 स्कूल दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में, 3 पूर्वी दिल्ली में और 10 दक्षिणी दिल्ली में शामिल थे, जिन्हें सुबह करीब 4 बजे उनके आधिकारिक ईमेल आईडी पर ये ईमेल प्राप्त हुई। दिल्ली उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मीडिया को बताया कि दिल्ली पुलिस ने ईमेल के मूल स्रोत का पता लगा लिया है और जांच कर रही है। अधिकारियों की प्रारंभिक जांच के अनुसार ये ईमेल्स रूस से भेजे गए प्रतीत होते हैं। यह घटना पिछले 2 दिनों में हवाई अड्डों और सोमवार को अस्पतालों को मिली समान धमकियों के बाद हुई। केंद्रीय एजेंसियों की स्थिति की जांच कर रही है, जबकि उपराज्यपाल ने पुलिस की तत्परता के बारे में जनता को आश्वासन दिया है। पूर्व तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव ने एक वीडियो साझा किया है, जिसने राजनीतिक चर्चाओं को हवा दी है। इस वीडियो में लोकसभा के विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सदस्य अधीर रंजन चौधरी लोगों को तृणमूल कांग्रेस के बजाय भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की सलाह देते नजर आ रहे हैं। बंगाल में बोलते हुए चौधरी के शब्दों का अनुवाद है, टीएमसी को वोट क्यों दे, बीजेपी को वोट देना बेहतर है। यह अप्रत्याशित समर्थन पश्चिमी बंगाल के बेहरामपुर में एक राजनीतिक रैली के दौरान सामने आया और अब यह वीडियो ऑनलाइन चर्चा का विषय बना हुआ है। नई वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार के एक रोमांचक दृश्य में मल्लिका काजान का किरदार निभा रही है। मनीषा कोइराला ने अपनी प्रतिद्वंदी फरीदान, जिसे सोनाक्षी सिन्हा ने जीवंत किया है, का सामना किया। लाहौर के उच्च समाज के लिए फरीदान के भव्य मुजरा डेब्यू के दौरान मल्लिका जान ने
अपने प्रदर्शन का सभी ध्यान खींच लिया। उन्होंने फरीदान को चिढ़ाया, जिससे जवाब में फरीदान ने कांच पर चलकर अपने संकल्प का प्रदर्शन किया, जिससे उनकी मां से जुड़ी गहरी कहानी का संकेत मिलता है। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी इस सीरीज में शानदार कलाकारों की टीम है और कोइराला व सिन्हा ने हर दृश्य में अपनी अदाकारी में जान डाल दी है, जिससे यह उनका शो बन गया। पटना में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने आरोप लगाया कि देश में वंचितों के हकों को छीनने का षड्यंत्र हो रहा है। उन्होंने कहा कि आरक्षण और संविधान का इस्तेमाल भ्रष्टाचार और परिवारवाद को छुपाने के लिए हो रहा है। पासवान ने कांग्रेस और राजद के आरक्षण के मुद्दे पर राजनीतिक और सामाजिक न्याय की गलत परिभाषा देने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SC, ST पिछड़े वर्ग आरक्षण को बनाए रखने का वादा किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान वोटरों को झूठे वादों से भ्रमित करने का आरोप लगाया है। सिद्धारमैया का कहना है कि चुनाव के पहले 2 चरणों में भाजपा कमजोर प्रदर्शन देखते हुए मोदी ने झूठ का सहारा लिया है। बेलगावी में कांग्रेस उम्मीदवार मुरनाल रविंदर हैबावर ने सभा में बोलते हुए सिद्धारमैया ने मोदी की महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को न संबोधित करने की आलोचना की। उन्होंने 2014 और 19 के चुनाव में किए गए वादों को पूरा न करने के लिए मोदी की निंदा की और आरोप लगाया कि भाजपा सत्ता खोने के डर से लोगों को भावनात्मक रूप से उकसाने के लिए झूठ फैला रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली की एक चुनावी रैली में कहा कि महात्मा गांधी चाहते थे कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस पार्टी को भंग कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस ने उनकी इच्छा को अनदेखा किया। अब उनका मानना है कि जनता गांधी जी की इच्छा को साकार करने के लिए तैयार है। सिंह ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी का समर्थन किया और दिल्ली में भाजपा की भारी जीत की भविष्यवाणी की। वर्तमान सांसद तिवारी कांग्रेस के कन्हैया कुमार के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण जीत के प्रति आश्वस्त हैं। दिल्ली के लोकसभा चुनाव में 25 मई को होने वाले और परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। राज्यसभा के सदस्य मिलिंद देवरा ने बुधवार को घोषणा की है कि वे आगामी लोकसभा चुनाव में नहीं दौड़ेंगे, जो पिछले 20 वर्षों में पहली बार है। इस साल दक्षिणी मुंबई के लिए यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन, क्योंकि 44 वर्षों से पहली बार न ही उनके पिता मुरली देवरा नामांकित होंगे। जनवरी में एकनाथ शिंदे नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी में शामिल हुए देवरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अभियानों का समर्थन करने के लिए उत्साह का इजहार किया। अंबाला में बुधवार को भाजपा की विजय संकल्प रैली हुई, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, अनिल विज केंद्रीय मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत कैबिनेट मंत्री, असीम गोयल और कंवरपाल गुर्जर शामिल हुए। सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और मोदी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की। विज ने पार्टी के कुछ नेताओं पर टिप्पणी की, लेकिन नाम नहीं लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को पहली बार अयोध्या पहुंची, जहां उनका स्वागत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। वे हनुमानगढ़ी दर्शन के लिए गई और रामलला के दरबार में भी हाजिरी लगाएंगी। उनके आगमन के लिए अयोध्या में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें सर्विलांस और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल शामिल है। IG प्रवीण कुमार के अनुसार सुरक्षा बलों को राष्ट्रपति के काफिले के मार्ग पर तैनात किया गया है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को चुनाव होंगे। प्रत्याशी प्रचार में लगे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी शामिल है। कांग्रेस के कन्हैया कुमार ने तिहाड़ जेल में सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की और तानाशाही के खिलाफ एकता की बात कही। उन्होंने दिल्ली के अधिकारों और लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प जताया और इंडिया ब्लॉक में एकजुट होने की भी बात रखी। अल्फाबेट इंक के अंतर्गत गूगल के कुछ कर्मचारियों ने अमेरिका राष्ट्रीय श्रम संबंध बोर्ड में एक शिकायत दर्ज की है। इसमें इन्होंने दावा किया है कि लगभग 50 सहकर्मियों को गूगल ने गलत तरीके से नौकरी से निकाल दिया है। ये कर्मचारी उस समय निकाले गए जब उन्होंने इजराइल सरकार के साथ गूगल के क्लाउड कंप्यूटिंग अनुबंध का विरोध किया था। सोमवार की शाम को जमा की गई यह प्रश्न की शिकायत यह तर्क देती है कि गूगल की कार्रवाई ने अमेरिका श्रम कानून के तहत कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन किया है। इसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि कर्मचारी बेहतर कार्य परिस्थितियों के लिए खड़े हुए थे और ऐसी वकालत करने के लिए उनकी बर्खास्तगी कानूनी नहीं है।
दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने बताया कि बुधवार को दिल्ली के कई स्कूलों में ईमेल के माध्यम से बम की धमकियां मिली, लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई। छात्रों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया और दिल्ली पुलिस साथ साथ बम निरोधक और निपटान तलाश कर रहे हैं। प्रभावित स्कूलों में डीपीएस द्वारका, बीजीएस इंटरनेशनल और शामिल हैं। अभिभावकों को स्कूल बंद होने या जल्दी छुट्टी होने के बारे में सूचित किया गया। पुलिस धमकियों की जांच कर रही है जो एक पैटर्न का अनुसरण करती प्रतीत होती है, जिसमें ईमेल कई भेजे गए हैं। आतिशी ने अभिभावकों से घबराने की अपील नहीं की और आश्वासन दिया कि अधिकारी स्थिति को संभाल रहे हैं। प्रसिद्ध टीवी अभिनेत्री रूपाली गांगुली, जिन्होंने अनुपमा और साराभाई वर्सेज साराभाई जैसे शोज में अपनी भूमिकाओं के लिए ख्याति प्राप्त की, यानी राजनीतिक में कदम रखते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। उनके इस पार्टी में प्रवेश का गवाह बीजेपी नेता विनोद तावड़े और अनिल बलूनी बने, जो दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में मौजूद थे। भारत के शीर्ष भुगतान प्राप्त टीवी स्टारों में से एक रूपाली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की और इंस्टाग्राम पर उनके साथ अपने फैन गर्ल्स को याद किया। उन्होंने बीजेपी में शामिल होने की अपनी नियति माना, देश के विकास में सकारात्मक योगदान देने के लिए आशीर्वाद मांगा, जिन्होंने महायज्ञ कहा। तो दोस्तों, ये थी आज के हमारी देश विदेश भारत हरियाणा की तमाम अहम खबरें। कल फिर मिलेंगे हम इसी वक्त इसी समय नई खबरों के साथ। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे एमपीपीडी न्यूज। अब अपने भाई संजय रामफल को दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।